गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और पूरी टीम को गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैथ्स के लिए शायद आप तैयार हो। आप लैंग्वेज का एक लेसन पढ़ चुके हो। छोटी सी 2 लाइन की प्रार्थना के साथ हम शुरू करने वाले हैं। तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो। इसी प्रार्थना के साथ हम आज वृत्त चैप्टर के 3.4 के कुछ सवाल हल करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम 2-4 चीजें दोहरा लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में क्या पढ़ा है और जिसकी जरूरत हमें अब आगे के सवाल में हल करने के लिए पड़ेगी। तो हमने पढ़ा है वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडी चाप के माप का आधा होता है। दूसरा, वृत्त के एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण, एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण सर्वांगसम होते हैं। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होते हैं। और यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु, यानी चतुर्भुज 4 शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समपूरक यानी 180 अंश के होते हैं। और चतुर्भुज के सम्मुख कोण अगर परस्पर संपूरक हो तो वो चतुर्भुज चक्रीय होता है, ये उसका विलोम है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और है कि किसी रेखा पर स्थित 2 भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही ओर, अगर एक रेखा खींचोगे आप तो उसकी 2 ओर होगा। अगर हमने एक रेखा खींची तो एक और तरफ होता है, एक और इस तरफ होता है। तो किसी एक ओर स्थित 2 भिन्न बिंदुओं पर सर्वांग समकोण अगर बनते हैं या बनाते हैं तो वो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। एक ही वृत्त पर होना यानी कि चक्रीय होना। समझ रहे हैं? तो अब जो सवाल हम लोग हल करेंगे, आप प्रश्न का एक स्क्रीनशॉट और जैसे ही आंसर का पेपर होगा उसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाना, ताकि जैसे ही सेशन खत्म हो और जब आप फ्री हो तो उस सवाल को अपने नोटबुक पर भी उतार लोगे। तो चलो पहला सवाल 3.1 का पहला सवाल है। सवाल पढ़ लेते हैं। और देखो हमारा पेपर एकदम रंगीन है क्योंकि कैमरे के सामने आना था ना उसे, तो हमने उसे थोड़ा सा सजा दिया है। तो सवाल क्या है हमारा, आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो 3 चीज हमें 3 नहीं 4 चीज हमें ज्ञात करनी है। कोण ए ओ बी, कोण ए सी बी, चाप ए बी और चाप ए सी बी का माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब हमारे सामने, और ये डायग्राम आपको किताब में दिया है, डायग्राम किताब में दिया है तो आपको भी नोटबुक में या आपका पेपर होगा उसमें भी आपको डायग्राम बनाना होगा कि ये आपको हेल्प करेगा उत्तर लिखने में। तो जैसे ही जो चीज दी होती है वहीं से हम अपना जो आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। कैसे लिखेंगे, डायग्राम आपके सामने होना चाहिए ताकि नाम लिखने में आपको आसानी हो, क्योंकि देखो इसमें सभी बिंदुओं को लेकर हमें नाम लिखना होता है। तो जैसे ही सवाल हमारे सामने है कि ये दिया है तो फटाफट थोड़ा सा हम अपने इसी यहीं से शुरू कर लेते हैं डायग्राम से, एक बातें करके कि भाई इस सवाल में क्या दिया और क्या पूछा है। ये दिया है कि एक जीवा है ए बी और वो त्रिज्या के बराबर है। तो आप थोड़ा सा सोचना शुरू कर दो कि ये जीवा और ये इस त्रिज्या के बराबर है। 2 त्रिज्याएं हैं ये आपस में बराबर ही होती हैं और ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या हुई, समबाहु त्रिभुज हुई। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कोण, इसके प्रत्येक कोण कितने होंगे, 60 अंश के होंगे। तो देखो ऐसी बातें करते करते हमारा उत्तर निकल आता है। अब यही चीज तो हमें लिखनी है। चलो हम लिखते हैं रेख ओ ए। अब खाली आपकी बात है वो आपको लिखने आना चाहिए, यानी आप संकेत में या शब्दों में उसको लिखना आपको आना चाहिए। तो हम इसी बात को जो हमने सोच लिया उसे शब्दों में लिख देते हैं। रेख ओ ए सर्वांग सम रेख ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, जीवा ए बी। अब ये
अगर हम रेख कहते हैं उसी को वृत्त के भाषा में जीवा कहेंगे, अर्थात जीवा ए बी बराबर है जीवा ओ ए, और तीनों और वो त्रिज्या ओ बी के है, ये है दत्त दिया हुआ है हमारे सवाल में। इसलिए ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात कोण ए ओ बी समबाहु त्रिभुज बराबर 60 हुआ। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के कोण है। तो पहला उत्तर हमें मिल गया है, कोण ए ओ बी, नहीं अभी तो कोण हमने निकाला, ए ओ बी समबाहु त्रिभुज, यस पहला उत्तर। और इसमें 4 सवाल है तो हम नंबर बराबर लिख देंगे कि हमने पहला सवाल हल किया। अब दूसरे के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे में हमें एक प्रमेय का इस्तेमाल करना है, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय क्या है? वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडी चाप का आधा होता है, अर्थात क्या? कोण ए सी बी ये आधा होगा इस चाप के, वही हम लिख देंगे। ए सी बी आधा है मेजर चाप ए बी के, हमारा कथन 1 हुआ। ठीक है। अब परंतु हमें क्या, अभी हमने पहला ही सवाल क्या हल किया कि कोण ए ओ बी बराबर कितना है? 60, और वो बराबर किसके होगा? मेजर चाप ए बी के, क्योंकि ये केंद्रीय कोण है। केंद्र पर बनने वाला कोण उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है ना बच्चों? तो फिर अब ये दे दिया है, इसका मतलब ए सी बी बराबर कितना हुआ? आधा, चाप का माप 60 हुआ केंद्रीय कोण के अनुसार, तो आधा कर देंगे, 2 काट देंगे, तो हमारा उत्तर आ गया 30। दूसरा भी आंसर आ गया। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। मेजर चाप ए बी बराबर 60 हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। कभी कभी सवालों में हमें दूसरे का आंसर पहले आ जाता है या तीसरे का दूसरा। आपको जो भी उत्तर आता है आप लिखते जाइए, लेकिन नंबर वही डालिएगा जो नंबर आपके सवाल में लिखा होगा। ठीक है। तीसरा उत्तर अगर आपको पहले आता है तो लिखिए, लेकिन उसका नंबर तीसरा ही डालिएगा, यानी कि जो सवाल में प्रश्न है आपको नंबर वही ही लिखना है। तो तीसरा सवाल हमें आ गया, मेजर चाप ए बी इक्वल टू 60, कथन 3 और 2 से जो हमने यहाँ पर किया था। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल में, मतलब पहले प्रश्न में जो चौथा भाग पूछा है वो है मेजर चाप ए सी बी ये पूछा है। तो बच्चों ये पूरा जो हमारा चाप है, संपूर्ण चाप 360 का होता है। अगर हमें उसमें ए बी पता है तो बाकी हम निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने लिखा चाप ए बी प्लस चाप ए सी बी, यानी 2 ही तो चाप है इसमें, एक छोटा चाप लघु चाप है और एक ये दीर्घ चाप है। तो लघु चाप प्लस दीर्घ चाप बराबर कितने होंगे? संपूर्ण चाप होंगे। तो संपूर्ण चाप हमने लिख दिया। इसलिए मेजर चाप ए बी का माप हमें पता है 60 है, और ए सी बी हमें ज्ञात करना है, प्लस ए सी बी इक्वल टू 360, संपूर्ण चाप का माप, संपूर्ण चाप का माप। इसलिए मेजर चाप ए सी बराबर 60, क्यों? 360, और ये 60 का हमने पक्षांतर किया, अपोजिट में जाएगा, यहाँ धन था यहाँ ऋण हो गया, पक्षांतर करने के बाद हमें मेजर चाप मिल गया ACB इक्वल टू 300। हमें जो भी आंसर मिला चारों का, हमें अच्छे से उनको एक बॉक्स में बता देंगे कि हमारा उत्तर, पहले का उत्तर हमें मिला AOB बराबर 60, एक कोण ACB बराबर 30, मेजर चाप AB बराबर 60 और मेजर चाप ACB बराबर 300, है ना इजी। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल को भी देखेंगे, और मेरे ख्याल से इसका आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। दूसरा सवाल, ये दिया है और पढ़ते हैं। आकृति में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। भुजा PQ सर्वांग समभुजा RQ। तो पूछा क्या है और दिया, और 3 इंफॉर्मेशन दी है। चक्रीय चतुर्भुज है, PQ सर्वांग सम RQ है और PSR बराबर 110 है। तो हमें ये 4 जानकारी ज्ञात करनी है। तो चलो जल्दी से एक एक को हम देख लेते हैं। अब पहले इसे अपनी इस डायग्राम से ही थोड़ी बातें कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या दिया है और क्या नहीं।
जो दिया है वो इंफॉर्मेशन हम इसी डायग्राम में लिख देते हैं, तो आपको इसको देखते ही आईने की तरह बिल्कुल साफ नजर आएगा। पी क्यू सर्वांग आर क्यू, तो ये देखो चाप मैंने दिया है, इसका मतलब ये होता है कि ये चाप सर्वांग है। ये भुजा सर्वांग है तो उनके संगत चाप भी सर्वांग होंगे, ये हमने देखा है। पी एस आर कोण, पी एस आर कोण, पी एस आर इसका माप दिया है 110, तो हम भी डायग्राम में लिख देंगे कितना है। तो अब चलते हैं कि एक एक करके हम अपना सवाल हल करते हैं। पहला, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180। पी एस आर और पी क्यू आर, देखो पी एस आर और कोण पी क्यू आर ये सम्मुख है, देखिए है ना। और जब सम्मुख हो तो ये क्या होंगे, संपूरक होंगे, क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। वही चीज हम लिख देंगे, कोण पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। पी एस आर हमें दिया हुआ है, उसका मान रखेंगे, इसलिए 110 प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर 180 और 110 को 110 को पक्षांतर करेंगे, माइनस हो जाएगा और उत्तर आएगा 70। तो पहला उत्तर हमें मिल गया है। चलो बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। पी एस आर पूछा है, पी एस आर हमें इसका कोण तो दिया है लेकिन चाप हमें ज्ञात करना है। तो हमें पी क्यू आर तो मिल ही गया है कोण का, तो पी एस आर के लिए अब जब कोण है तो उससे अंतर्लिखित इसमें वही प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो कोण पी एस आर बराबर आधा है मेजर चाप पी क्यू आर के, इससे अंतर्लिखित कोण प्रमेय मान रख देंगे। पी एस आर दिया हुआ है कितना 110, आधा है मेजर चाप पी क्यू आर के 110, 1/2 जो इस तरफ है, 2 को हमने पक्षांतर किया, यहाँ भाग था यहाँ हो गया गुणा, इसलिए 110 गुणे 2 बराबर मेजर चाप पी क्यू आर। अब हम लोग खाली अपने सुविधा के अनुसार अब इस पक्ष को, क्योंकि इस तरफ है हमें उत्तर निकालना है मेजर चाप पी क्यू आर के, तो हम खाली पलट यानी कि पूरा, जिससे देखिए ये एच होता है ना, कि बस इसको हमने अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे पलटी कर दिया है ना। कोई फर्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। इस एच को चाहे इस तरफ कर दो चाहे इस तरफ कर दो, कोई मान बदलता नहीं है। वैसे ही इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को खाली अपनी सुविधा के लिए हमने पलटी कर दिया। तो अब क्या हुआ, मेजर चाप पी क्यू आर बराबर वही 110 गुणे 20 कितना आ गया 220। हमारा दूसरा आंसर भी मिल गया। चलो बढ़ते हैं तीसरे, इसमें तीसरा क्या पूछा है, पूछा है मेजर चाप क्यू आर कितना। क्यू आर के लिए हमने पहले ही देखा कि भुजा पी क्यू और भुजा आर क्यू ये सर्वांग सम है, ये दत्त दिया है। और ये क्या है, सर्वांग सम जीवाएं हैं। अगर किसी त्रिभुज की भुजा है तो वृत्त के अगर संदर्भ में बात करें तो ये होगा जीवा। वही चीज हम लिखना शुरू करेंगे कि भुजा पी क्यू सर्वांग सम भुजा आर क्यू है, परंतु ये वृत्त की जीवा है, जीवा सर्वांग सम है, इसलिए उसके संगत चाप पी क्यू सर्वांग सम होंगे। तो लिख देंगे चाप पी क्यू सर्वांग सम चाप आर क्यू, सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप, इसलिए मेजर चाप पी क्यू प्लस मेजर चाप आर क्यू। अब जो ये पी क्यू प्लस आर क्यू दो टुकड़े हुए हैं चाप के, इनको हम जोड़ के इकट्ठा करेंगे। तो मेजर चाप पी क्यू प्लस मेजर चाप आर क्यू, पी क्यू प्लस आर क्यू बराबर क्या होगा, मेजर चाप पूरा टोटल पी क्यू आर के। ठीक है, क्या है ये, चाप के मापों के योगफल का गुणधर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एक सर्वांग सम है, ये दोनों सर्वांग सम है, हमने ये कथन में देख लिया। तो जैसे हम लोग लिखते हैं यक्स प्लस यक्स, तो यक्स प्लस यक्स लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं 2x, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए 2 गुणे मेजर चाप आर क्यू, जो हमें ज्ञात करना है वही लिखूं, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो मेजर चाप आर क्यू बराबर 220, इसलिए मेजर चाप बराबर आर क्यू, मेजर चाप आर क्यू बराबर 220, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे 2 बराबर 110, और हमारा मेजर चाप आर क्यू आ गया 110, जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब लास्ट में मेजर कोण पी आर क्यू बराबर आधा है मेजर चाप पी क्यू के, और पी क्यू इसके पहले ही हमने ज्ञात किया है। तो
फिर से वही अंतरलिखित कोण प्रमेय से पी आर क्यू बराबर, कोण पी आर क्यू बराबर आधा है मेजर चाप पी क्यू के, आधा गुणे पी क्यू हमने इसके पहले ही निकाला कितना 110 मान रखेंगे और इसको 2 से भाग देंगे, हमारा उत्तर आएगा 55। हमें चारों उत्तर मिल गए, तो हम अपने चारों उत्तर को अच्छे से बॉक्स में लिख देंगे। पहला कोण पी क्यू आर 70 आया था वो लिख दिया, दूसरा मेजर चाप पी क्यू आर आया 220 वो लिख दिया, तीसरा मेजर चाप क्यू आर इक्वल टू 110 और कोण पी आर क्यू बराबर 55। बच्चों हम सवाल हल तो करते हैं लेकिन उसी को प्रेजेंट करना नहीं कि लास्ट में उत्तर अच्छे से लिख देना बहुत अच्छा मार्क करता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है फटाफट आपके उत्तर को यहाँ से देख के और इस उत्तर को कंफर्म कर लेता है कि आपका उत्तर सही है। तो मतलब प्रेजेंट करना जो होता है वो बहुत अच्छे से कर दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल में क्या दिया है हम प्रश्न देख लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज यम आर पी एन में, चक्रीय चतुर्भुज दिया है यम आर पी एन में कोण आर बराबर 5x-13 और कोण एन बराबर 4x+4 डिग्री। तो कोण आर तथा कोण एन के माप ज्ञात कीजिए, चक्री दिया हुआ है। चलो बहुत अच्छा और सिंपल सा सवाल है, फटाफट हल करते हैं। हल करेंगे, जो सवाल होता है वो हल करते हैं, अगर सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो हम उपपत्ति लिखते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज एम आर पी एन में कोण आर बराबर 5x-13 और कोण एन बराबर 4x+4 दिया हुआ है। एक डायग्राम हम छोटा सा इसलिए बनाते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं बनाओगे तो इसके नंबर कटेंगे या नंबर से कोई इससे रिलेटेड, लेकिन हमारे लिए ये होता है कि जैसे हमने लिख दिया कोण का नाम यम आर पी एन एक चक्र में, तो ये एन आर सम्मुख कोण है कि नहीं, ये हमारी अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि सम्मुख कोण ही संपूरक होते हैं, अगर संलग्न होंगे तो वो संपूरक नहीं होंगे। तो हमें संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई कोण एन और आर जो दिया है वो सम्मुख ही है ना, हाँ यस हमने बना लिया, तो हमें पता चला कि एन आर सम्मुख ही है, और ये अगर सम्मुख है तो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो बस वही चीज हमें लिखनी है, इसलिए कोण आर प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब जो मान दिया है 5x-13 वो हम लोग लिख देंगे। तो कोण आर का माप है 5x-13 अंश प्लस 4 और एन का है 4x+4 अंश इक्वल टू 180। सारे सजातीय, अब सजातीय नहीं जिसका चर समान एक हो, जैसे यक्स और यक्स एक ही चर है, तीनों हम सजातीय कहते हैं। तो सजातीय को हम एक एक तरफ एक साथ ले लेंगे और जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले लेंगे। तो सजातीय 5x+4x हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 9x, 5x+4x 9x, और -13+4 एक ऋण है एक धन है, तो हम घटाएंगे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे। तो माइनस बड़ा है -13, ये संख्या -13 बड़ी है और +4 छोटा है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो याद रखना हम घटाते हैं और इसके बाद बड़े का चिन्ह लगाते हैं। -13 में से 4 गया, काफी कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, इसलिए मैं इसे 2-3 बार रिपीट की। तो -9 आया, क्योंकि अंतर कितना आता है 9 और बड़े का चिन्ह ऋण है इसलिए हमने ऋण लगाया। तो हमें क्या मिला स्टेटमेंट 9x - 9 इक्वल टू 180। अब 9 का पक्षांतर करेंगे, इस तरफ आया तो प्लस हो गया, इसलिए x इक्वल टू 189 अपॉन 9, यहाँ गुणा था इधर आ गया तो भाग हो गया, और हमने इसको हल किया तो 9 दूनी 18, 9 एक 9, हमारा उत्तर मिला 21। बच्चे कभी कभी सवाल यक्स निकाल के बच्चे छोड़ देते हैं, उनको क्या लगता है यक्स आ गया हमारा उत्तर आ गया, नहीं, आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हमने तो हल कर लिया है। नहीं बच्चों, याद रखना कि आपको कोण आर और कोण यन ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो आपको कोण आर और कोण यन निकालना है, क्योंकि वो हमें इस तरह के दिया है। तो अब आपको यक्स का मान इसमें रखना है, इसलिए 5x - 13
इक्वल टू 5 इंटू 21, क्योंकि x का मान हमें कितना मिला 21, तो फटाक से हम उसका मान रखेंगे, गुणा करेंगे और जो घटाना है घटा देंगे। तो 5 में 21 का गुणा करेंगे और -13, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 105, रेड 13 इक्वल टू हमें कितना मिल गया 92। और n का 4x प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 21 प्लस 4, और 4 इंटू 21 का प्रोडक्ट एंड गुणा करके हमको 84 मिला, प्लस 4 इक्वल टू 88। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया, कोण R बराबर 92 तथा कोण N बराबर 88। इसी के साथ हम पांचवा सवाल करते हैं। चौथा थोड़ा सा लंबा है, पांचवा बहुत सरल सा, और वही चक्रीय चतुर्भुज का ही हमें नियम लगाना है। तो सिद्ध कीजिए कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब यहाँ अगर आयत दिया है, हो सकता है आपको वर्ग भी दे सकते हैं, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम स्टेटमेंट है, खाली आपको आयत है तो आयत लिखोगे, वर्ग है तो वर्ग लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि सवाल कभी कभी थोड़ा सा आपको समझने के लिए घुमा के पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसलिए समझ समझ कर पढ़ते रहना इसको, कि आयत में भी सभी कोण समकोण होते हैं, वर्ग में भी सभी कोण समकोण होते हैं। तो चलो इसको हम लिखते हैं कैसे। सिद्ध कीजिए कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है, आयत है इसलिए चारों कोण समकोण है, ये हमें ज्ञात है। तो जो हमें ज्ञात है वहीं से हम शुरू करते हैं। तो अब दत्त क्या है, चतुर्भुज PQRS। अब यहाँ पर कहीं कोई नाम नहीं दिया है, तो हमें खुद को और कोई भी चीज सिद्ध करनी है तो आपको डायग्राम बनाना ही है। डायग्राम बनाएंगे, और नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से कोई भी चतुर्भुज का नाम लिख सकते हैं। तो PQRS लिखा, और वो चक्रीय है, चक्र में किस तरह से आएगा वो हमने एक स्थापित कर दिया। चलो हम उसका दत्त साध्य लिखते हैं। दत्त क्या है, चतुर्भुज PQRS एक आयत है। आप कोई भी नाम ले सकते हो, क्योंकि भाई आपका चतुर्भुज है, आपका वृत्त है, नाम आप लिख सकते हो, हमने तो खाली एक वाक्य दिया है ना। तो साध्य PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति हम शुरू करेंगे। तो पहले यह है कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। इसका मतलब क्या, उसके चारों कोण, कोण P सर्वांग कोण Q सर्वांग कोण R सर्वांग यस बराबर कितना होगा 90। ये आयत की ही परिभाषा है कि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश का है। और अगर इतना लिख दिया, इसके बाद लिख दोगे कि कोण P प्लस R बराबर 90 प्लस 90 और कितना हो गया 180। और ये क्या है, कोण P और R, कोण P और R। आप कोण P और R ये भी ले सकते हो, या कोण यस या Q भी ले सकते हो, कोई भी। तो कोण P और R हमने टोटल किया तो मिला 180। लेकिन है क्या, ये सम्मुख कोण है, और 180 मतलब संपूरक है। मतलब क्या कि चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय के विलोम से, है ना बच्चों। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बड़े मैं एक एक स्टेप इसलिए एकदम ध्यान से बताती जा रही हूँ, आप धीरे धीरे इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ताकि लिखने में आपको आसानी हो। अब हम चलते हैं चौथा सवाल। चौथा देखते हैं, मैं 2 आपको होमवर्क दूंगी, 4 सवाल हमारे हो चुके हैं। चौथे सवाल में क्या दिया है, आकृति दी हुई है, और इस आकृति के आधार पर पूछा है कि आकृति में आर्यस यह ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। व्यास है यानी कि कहां से जाता है, केंद्र से होकर जाता है। बिंदु टी वृत्त के बाहर है, बिंदु टी वृत्त के बाहर है। तो सिद्ध कीजिए कोण RTS एक न्यून कोण है। कोण RTS एक न्यून कोण है। अब आप डायग्राम को अच्छे से देखो, ये व्यास दिया हुआ है और टी बिंदु वृत्त के बाहर है। तो
एक छोटी सी रचना, मतलब पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को ही देख लेते हैं, उसमें जो दिया है वहीं से हमें आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना होगा और कैसे सवाल हल करेंगे। ये व्यास है, हमने देख लिया, इसका मतलब ये अर्धवृत्त है। अगर मैं यस को यक्स के साथ मिला देती हूँ, एक बिंदु यहाँ पर जहां काटती है, यानी आर टी रेखा वृत्त को कहीं ना कहीं काटेगी, मान लो वो बिंदु हमें यक्स है, तो अगर यस और यक्स को मिला देती हूँ और ये अर्धवृत्त है, मतलब ये बनने वाला कोण क्या है, समकोण है। यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। तो ये समकोण है, इसका मतलब ये भी समकोण है। एक ही रेखा पर बने दोनों कोण, अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। तो अब ये 90 मिल गया, तो ये जो आकृति दिख रही है ना ऑरेंज कलर की, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहीं से हमें धीरे धीरे आइडिया मिलते जाएगा कि क्या करना है। तो चलो हम सवाल लिखना शुरू करते हैं। तो अब जो दिया है वहीं से हम शुरू करेंगे कि माना कि रेख आर टी वृत्त को बिंदु यक्स पर प्रतिच्छेदित, क्योंकि वो बाहर है और वो आर बिंदु, जो आर बिंदु है वो हमारे जीवा, सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास का एक बिंदु है, वहां आकर मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर इस वृत्त को काटता है। तो माना वो यक्स पे काट रहा है, ठीक है, तो प्रतिच्छेदित करता है, अतः हमने रेख एक्स यस खींच लेते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, इसलिए कोण आर एक्स बराबर 90। ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब उसी चीज को आप शब्दों में लिखते जाइए। कोण आर एक्स बराबर 90, क्योंकि अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण समकोण होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। इसलिए रेख जो यस एक्स है वो लंब है रेख आर टी पर, इसलिए यह यस यक्स टी बराबर 90, ये कथन एक हम लिख देंगे। अब 90 है, इस पर हमने ये किया ना, तो लंब होगा ना, समकोण है तो। अब त्रिभुज यस यक्स टी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए तीनों कोण का हम नाप लिखते हैं, तीनों कोण का नाप लिखते हैं, जैसे कि तीनों कोण का आप नाम लीजिए। यक्स कोण यक्स यस टी प्लस कोण यस टी यक्स प्लस कोण टी यक्स यस बराबर 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंता कोण कितने के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। तो हमने लिख दिया तीनों कोण का नाम, और इसके बाद एक कोण 90 है वो भी लिख दिया, दो कोण हमें पता नहीं है ना, 180 एक प्रमेय से। अब जो दो कोण बचे हैं उसको हम लिख के 180 माइनस 90, हमने इसका पक्षांतर कर दिया, तो अब कितना बचा, 90। बच्चों बहुत ध्यान देना इस बात यहाँ पर कि कोण यक्स टी यस, जो यक्स टी यस है, और हमें सिद्ध कौन सा करना है, आर टी यस, तो पहले हम यक्स टी यस को सिद्ध कर देते हैं, बाद में उसी कोण को हम आर टी यक्स कर देंगे। कोण एक ही है लेकिन नाम भिन्न है। ऐसे कई जगह आपको मिलेंगे कि कोण तो एक ही होगा, लेकिन अगर भुजा आप बढ़ाते जाओगे कितनी भी और उस पर कितने भी बिंदु लो, कोण नहीं बदलता। बिंदु अब बहुत सारे लेके आप बदल सकते हो, लेकिन कोण इतना ही रहेगा, एक ही। तो एक कोण भिन्न नाम, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, तो यक्स टी यस को हमें क्या सिद्ध करना है कि वो 90 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, ये हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये दो कोण का योगफल हमें मिल जाता है कितना, 90, दो कोण का। तो यक्स टी यस को यही रखते हैं और दूसरे कोण को माइनस टी एक्स करते हैं। बच्चों बहुत ध्यान ये बात देना कि अगर कोई कोण है और उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हो, माना ये 90 है और 90 में से आपने 1 माइनस किया तो कितना मिल जाएगा, 89। अब 89 तो छोटा है ना 90 से, 89 आप कुछ भी माइनस करोगे तो ऑफकोर्स वो 90 से कम ही होगा। जब 90 से कम होगा इसका मतलब कि वो 90 से छोटा हुआ। वही बात आपको यहाँ लिख देनी है कि हमने इस कोण में से टी एक्स एक्स माइनस किया, मतलब वो कम हुआ 90 से, इसलिए कोण एक्स टी एस छोटा है यानी कम है 90 से, और एक्स टी एस की जगह हम आर टी एस लिख देंगे क्योंकि हमें इसकी सिद्ध करना था, एक ही कोण भिन्न नाम, छोटा है 90 से, और जो कोण 90 से छोटा होता है वही तो न्यून कोण होता है। तो इसलिए कोण आर टी एस एक न्यून कोण है, 90 अंश से कम वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, है ना बच्चों। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने वन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 सवाल हमने कर लिए हैं।
ठीक है। अब छठा सवाल ले लूं और 2 सवाल आपको होमवर्क दूंगी। हाँ, छठा सवाल करते हैं और इसके बाद 2 सवाल 7वां और 8वां आपको होमवर्क देंगे, कुछ आप भी करिए ना। छठा सवाल 3.4 का छठा सवाल हम देखते हैं। WXY, किताब में थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन गलत है तो करेक्शन कर लेना इसका। यहाँ पे दिया हुआ है रेख YZ और रेख X की शीर्ष लंब है, किताब में ये शब्द नहीं लिखे हुए हैं। तो देख लेते हैं हमारी आकृति में क्या है। आकृति में रेख YZ और XT त्रिभुज WXY के बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु P पर प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को काटते हैं। और YZ और X ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब यानी कि सम्मुख भुजा पर वो लंब है और दोनों शीर्ष लंब P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और हमें, मैंने जो ये दिखाया है, इसी चतुर्भुज के बारे में हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या? कि वो वृत्त पर है। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा? अरे भाई यही कि वो उनके सम्मुख कोण जो है वो संपूरक होते हैं विलोम से। तो मतलब जब डायग्राम हो और क्या सिद्ध करना है तो तुरंत अपने आप से बातें करो कि भाई ये चक्रीय कैसे सिद्ध होगा। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो आ गई ना आइडिया। चलो हम अपने इस सवाल को हल करते हैं। रेख, अब जो दिया है हम लिख देंगे। रेख YZ बराबर रेख XT शीर्ष लंब है और दोनों को प्रतिच्छेदन बिंदु P है। अब जो यहाँ है संकेत में वही चीज हम शब्दों में यहाँ लिख देंगे। तो रेख YZ लंब है XW पे और रेख XT लंब है YZ पे और एक ही रेखा पर है। इसी पर ये लंब है और इसी पर ये भी लंब है। इसका मतलब क्या? ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। ये भी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, वही हमने लिख दिया। X डॉट Z इसका मतलब कि एक रेखी है, एक रेखी है। ठीक है। और इसी बात पे अगर हम देखें कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, ये शीर्ष लंब है, इसका मतलब दोनों क्या है? 90 अंश 90 अंश के हैं। ये भी शीर्ष लंब है, इसका मतलब इस रेखा पर बनने वाले दोनों कोण क्या है? 90 अंश 90 अंश के हैं। वही बात आपको यहाँ लिख कर दिखा देनी है। तो कोण YZW इक्वल टू कोण YZX, दोनों YZW YZX ये दोनों कोण 90 हैं। वही यहाँ पे भी दिखाना है। XTW इक्वल टू XTY इक्वल टू 90 बच्चों यही आप वाक्य में भी लिख सकते हो। देखो वकील क्या करता है, या तो सबूत या तो गवाह पेश करता है अपनी बात को रखने के लिए। वैसे ही आपको इसमें या तो संकेत में अपने बात को रखिए या तो वाक्य में ही लिख दीजिए कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण समकोण होते हैं। तो आपकी बात, आपकी मत को एग्जामिनर तक पहुंचना चाहिए कि भाई आपको समझ में आ गया है। ठीक है। तो आप शब्दों में भी लिख सकते हो और इस तरह संकेत में भी लिख सकते हो। तो अब आगे अब हमें, अब हमारा फोकस कहाँ करना? हमने तो बता दिया ये भी 90, ये भी 90, ये भी, लेकिन हमारा फोकस कहाँ पे है? इस ब्लू वाली आकृति पर। हमें क्या सिद्ध करना है? ये दोनों कोण संपूरक सिद्ध करना है। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो अब आगे हम कैसे लिखेंगे कि PZW और कोण कोण PZX और कोण PZW 90 और कोण PTW बराबर कोण PTY बराबर 90 कथन 2 और 3 से एक ही कोण का जो हमने XTW देखा था ना बच्चों, अब X को हटा दीजिए, मैं PTW लूंगी। PTW और PZW ये 90 है, पहले हमने जो लिख दिया था। एक ही कोण का नाम, मैंने कहा ना ऐसे कई बातें हमें बार बार लिखनी पड़ेगी कि एक ही कोण का। अब इस X को हटा दो, हम P पॉइंट लेंगे। ठीक है। अब ये दोनों कोण को हम संपूरक और लिख दिया। तो अब चतुर्भुज हम WTPZ में या अब चतुर्भुज का नाम आप कैसे भी एक ही चक्र में ले सकते हो कि WTPZ या WZPT। तो आपको जो सवाल में दिया होगा आप वही लिखोगे। अब दोनों कोण का हम ये दोनों कोण का लिख लेंगे।
WZP और WTP, ये दोनों कोण का योगफल कितना हो गया? 90 और 90। कथन 3 से हमने पहले देख लिया है। 90 90 180 अंश हुआ। 180 अंश माने समपूरक, लेकिन ये दोनों तो क्या है? सम्मुख कोण है। अब जब ये सम्मुख कोण है और ये संपूरक भी है तो हो गई ना हमारी बात यहीं पे सिद्ध। इसलिए ये हो गए चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से ये कोण, ये ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है ना बच्चों? हमने वही सिद्ध कर दिया। अब दूसरा क्या देखना है? दूसरा तो ये था कि बिंदु x z t y एक ही वृत्त पर है। ये भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर कोई समकोण नहीं दिया हुआ है, तो हमें एक प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। हमारा प्रमेय, कुछ बच्चे प्रमेय जो है ना आप बार बार लिख कर या पढ़ कर याद कर लीजिएगा। प्रमेय क्या है? किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही ओर स्थित दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांग समकोण बनाते हो तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। कि देखो एक्स वाई एक रेखा है और उसके एक ही तरफ, इसी तरफ, नीचे मत आइए ऊपर जाइए, कौन से चार बिंदु है? ये चार बिंदु एक्स जेड टी वाई, और ये एक ही तरफ सर्वांग समकोण, दोनों 90 है ना, दोनों 90 है तो सर्वांग सम हुए। सर्वांग समकोण बनाते हो तो वो चक्रीय होते हैं। बस यही आपको वाक्य लिखना है और बता दिए कि भाई सर्वांग सम 90 90 है ना, हमने पहले ही देख लिया है, तो ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम है इसलिए एक्स जेड टी वाई चारों शीर्ष बिंदु चक्रीय है, यानी कि वो वृत्त पर है। लिख दिया हम। प्रमेय का पूरा कथन आप लिखोगे। कथन लिखने के बाद अतः एक्स वाई बिंदु, और हमने यहाँ पे लिख दिया था कोण एक्स जेड वाई बराबर कोण वाई टी एक्स 90, ये दत्त हमें दिया हुआ है। और हमने ये प्रमेय, ये वाक्य लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये वाक्य लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी से बात सिद्ध होती है ना। इसलिए अतः रेखा एक्स वाई पर स्थित बिंदु एक्स तथा वाई द्वारा उस रेखा के एक ही ओर दो भिन्न बिंदु जेड और टी पर सर्वांग समकोण बनता है, इसलिए बिंदु एक्स जेड टी वाई एक ही वृत्त पर है। तो 6 सवाल। अब 7वें सवाल के लिए मैं एक चीज समझाती हूँ, और 7वां और 8वां आपको दो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, टाइम हो गया, 5 मिनट है, क्वेश्चन आंसर लेना है। ओके ओके। तो 7वां 8वां इनके लिए होमवर्क होगा, खाली एक स्क्रीन ले लेंगे वो। इस पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मैंने फार्मूला लिख दिया है। इस फार्मूले की सहायता से मैडम, हाँ आप हाँ अच्छे से ना फोटो निकाल के मुझे भेज दीजिएगा, मैं इनके ग्रुप में भेज दूंगा एकदम अच्छा क्लियर फोटो। ओके ओके फाइन, ओके फाइन सर, ठीक है। तो ठीक है, आप सेशन ले लीजिए क्योंकि 6 सवाल तक हो गया। 7वां 8वां फिर सूत्र के आधार पर आपको करना है। वो अगला वापस से उसको ही करना होगा, और एक पीरियड मिलेगा शायद। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैं मोहिनी शर्मा, क्या पूछना चाहती हूँ मैडम से पूछो बेटा। माइक चालू करो बेटा, मोहिनी शर्मा, और पूछो। मानसी, मानसी बेटा पूछो। मानसी माइक चालू करो। हाँ मानसी टीचर, हाँ बेटा पूछो। वो सेकंड वाला जो आपने क्वेश्चन समझाया ना, आप उसको वापस एक बार और एक्सप्लेन कर दो। अच्छा अच्छा, सेकंड वाला क्या नहीं समझा वो पूछो ना बेटा। वो मतलब जैसे कि देखो सेकंड यही सवाल ना। हाँ, तो यही सवाल। अब इसमें, अब सवाल तो लंबा है लेकिन इसमें आपको डाउट कहाँ आ रहा है? चक्रीय चतुर्भुज है, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, हमने लिख दिया, और अंतर्लिखित कोण प्रमेय का उपयोग किया है, सर्वांग चापों का उपयोग। आपको डाउट कहाँ है? मानसी बेटा, ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, हम भेजेंगे आपको ग्रुप में, ठीक है? और ये मैडम अभी फोटो निकाल के भेजेगी ना, आप उसको वापस से देख के समझना। अभी टाइम हो गया, पूरा नहीं बता सकते, कुछ डाउट हो तो पूछो। डाउट अब इसमें क्या है, मैंने कहा प्रीवियस जितना भी प्रमेय है आपको याद रखना है बच्चों। ज्योमेट्री देखो, आप प्रमेय याद रखोगे, वही कथन का हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, ठीक है? तो याद रखना आपका काम है बच्चों। चलो कृतिका आईबी पटेल, माइक चालू करो बेटा। कृतिका। मिस, हाँ बेटा। प्रचित सर्वांग सम का मीन क्या होता है? प्रतिच्छेदन। हाँ, प्रतिच्छेदन मतलब
काटना, एक एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है, या एक चाप हम लगाते हैं किसी पर तो एक दूसरे को टकराते हैं, वहां एक बिंदु मिलता है, उसी को कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। ओके मैम। और सर्वांग जो एक दूसरे के समान हो। अब सर्वांग सम देखो, अब किसकी सर्वांग समता की बात कर रही हो, ये बात होता है ना। अगर रेखा है, दो रेखा, तो इन दो रेखाओं को सर्वांग सम कहेंगे। त्रिभुज है, त्रिभुज की सर्वांग समता कहेंगे। अगर मैं वृत्त पर आती हूँ, क्योंकि मैं वृत्त पढ़ा रही हूँ, वृत्त कब सर्वांग सम होंगे? जब उनकी त्रिज्या सर्वांग सम होगी, है ना। 3 सेंटीमीटर की तुमने त्रिज्या वाला वृत्त बनाया, एक और 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त बनाया, तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों वृत्त सर्वांग सम है। सर्वांग सम अलग अलग होते हैं हर आकृति की। ठीक, चलो क्लियर विजय हुआ? प्रजापति, माइक चालू करके पूछो। विजय थैंक प्रजापति, यू। पूछो बेटा। विजय टीचर हाँ बोलो बेटा, बोलो। कौन सा? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही है विजय। सुमन बेटा पूछो। विजय का नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। सुमन पूछो, माइक चालू करो। सर वो जो 1 to 6 क्वेश्चन पढ़ाया है ना, उसको एक बार दिखाइए ना, मुझे नोट डाउन करना है उसको। मैं अभी उसके मैडम फोटो भेजेगी ना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? हाँ पूरा यस पूरा सर। सबका हाँ, फोटो अभी आ भेजती हूँ। जाएगा। सर थोड़े सारे क्वेश्चंस का भेज दीजिएगा, बिकॉज मुझे हाँ, नोट डाउन करना है। हाँ हाँ, सातवां का मैं पूरा फार्मूला बनाई हूँ, वो आप फार्मूले पे मान रखोगे तो 7वां और 8वां आपको आ जाएगा। यस सर। और वो पीडीएफ भी साइंस का चाहिए मुझे, हाँ, जो वो कल सब पढ़ाए थे आप। देंगे, हाँ, वो देंगे, वो सर देंगे। ऋषिकेश पूछो, माइक चालू करो, पूछो ऋषिकेश। ऋषिकेश का माइक नहीं चल रहा लगता है। चलो मोहम्मद अफाक पूछो बेटा, माइक चालू करो। मानसी सेन ये हो चुकी। सुनील, माइक चालू करो सुनील। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। मैम ने जो सिखाया उसमें टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हूँ, इसके लिए आप व्हाट्सएप पर भेज आप देना। मुझे 11:30 के बाद बात करने का अभी मैडम से पूछो। मैडम से जो मैम मेरे को अंतर्लिखित वो कुछ प्रमेय है ना, वो समझना नहीं है। तो अभी ठीक है, कोई रिकॉर्ड मेरा कोई रिकॉर्डेड वीडियो होगा, सर सेंड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, समझ लेना। मैडम भेजेगी ना अभी वीडियो, आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है, आज का सम समझा सर मेरे को? आपको सबको समझा? हाँ मैम। वेरी गुड वेरी गुड। माइक चालू करके बोलो। आपका माइक चालू नहीं है उमा, आप बोलना चाहती हो कुछ? हरिओम यादव, माइक चालू करके बोलो। ठीक है मैडम, अभी सेशन खत्म कर दें। ओके ओके सर, ओके ओके ओके। पूरी टीम को थैंक यू।